द कश्मीर फाइल्स को लेकर अब तक काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इस फिल्म की कहीं तारीफें हो रही हैं तो कहीं विवाद। कोई इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहा है तो कोई इस फिल्म को मुस्लिमों का विरोधी बता रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है इसमें सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी हिंदुओं पर बनी ये पहली फिल्म हो। इससे पहले भी कश्मीर पर कई तरह की फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इस फिल्म ने ऐसा क्या खास है जो शिकारा फिल्म या हैदर में नहीं है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने क्या कहा है, पहले वो जान लेते हैं। रवीश कुमार ने लिखा है कि शिकारा बनाम कश्मीर फाइल्स, एक फिल्म पर चुप्पी, एक फिल्म का प्रचार प्रसार। कश्मीर फाइल्स पर अशोक कुमार पांडे की टिप्पणी, इसे आप जरूर देखें। अशोक कुमार पांडे ने कश्मीर और कश्मीरी पंडित नाम से हिंदी में एक किताब लिखी है। 399 पन्नों की इस किताब में अशोक ने उन सभी किताबों का संदर्भ दिया है जहां से उन्होंने तथ्य लिए हैं और अपनी बात रखी है। तो आप इस किताब को पढ़ते हुए कुछ और किताबों के बारे में भी जान सकते हैं जो कश्मीर और कश्मीरी पंडित पर है। राजकमल से प्रकाशित 399 पेज की इस किताब की कीमत 399 रुपये है। ₹1 में एक पन्ना, इससे सस्ता क्या हो सकता है। रवीश कुमार ने लिखा कि मेरा अपना मानना है कि धारा 370 और कश्मीर के सवाल ने हिंदी प्रदेश की राजनीति को बर्बाद कर दिया है। ये बात मैं अपने शो में कई बार कहता रहा हूँ और लिखता रहा हूँ। बिना जाने बिना पढ़े आधे अधूरे तथ्यों को लेकर हर आदमी अंतिम जानकारी का दावा करता मिल जाएगा। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन के दुखद इतिहास को एक राजनीतिक पक्ष ने सुखद मुद्दे के रूप में फैलाया ताकि यूपी बिहार के लोग इसकी चपेट में आए और नफरत की आग तेजी से फैले। इस मामले में उन्हें सफलता भी मिल रही है। कांग्रेस ने कभी हिंदी प्रदेशों में कश्मीर, कश्मीरी पंडित और धारा 370 को लेकर भाषण नहीं दिया। मुझे तो याद नहीं आता कि इस पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने कोई लंबा भाषण दिया हो। निंदा करना या एक दो लाइन में आलोचना करना अलग बात है। कांग्रेस ऐसे विषय से डर जाती है, कभी भी लिखित या मौखिक पक्ष नहीं रखती है। इस पार्टी की राजनीतिक जवाबदेही बनती है कि कश्मीर पंडितों धारा 370 को लेकर जो बहस हो रही है उस पर एक नहीं बल्कि बार बार पक्ष मौखिक और लिखित रूप से रखे। पार्टी को कम से कम 3-4 पन्ने का लंबा बयान जारी करना चाहिए ताकि पता चले कि पार्टी तब कैसे सोचती थी, क्या किया, गलती भी माने और अब कैसे सोचती है, उस पर भी राय रखे। ये काम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट से नहीं हो सकता है, पर कांग्रेस इतनी मेहनत क्यों करेगी। अशोक कुमार पांडे ने इस वीडियो में कहा है कि कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था और सरकार से मांग की थी कि कश्मीर में सेना भेजी जाए। दूसरी तरफ 90 के दशक के बाद से यूपी और बिहार में शासन किनका था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और यूपी में बसपा और सपा। इन दलों के पास ही नेता थे और मानव संसाधन की भरमार थी। इन दलों ने कभी कश्मीर के सवाल पर विस्तार से यूपी बिहार में बात रखी हो, मुझे याद नहीं है। यह जरूर याद आता है कि जनता दल यूनाइटेड ने धारा 370 के हटाने का विरोध किया था, हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था और तब भी और आज भी बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के साथ सरकार बनाती रही। जब धारा 370 हटाई गई तब जेडीयू ने अपना विरोध छोड़ दिया। नाम का विरोध किया हो तो उसका मतलब ही नहीं। हम विस्तार से नहीं जानते कि जेडीयू ने क्यों विरोध किया था और हटाने के समय क्यों नहीं विरोध किया। इस तरह से इस मसले को लेकर हिंदी प्रदेश में राजनीतिक गैप हो गया। इसका फायदा उठाकर बीजेपी और संघ ने गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए जैसा चाहा जितना चाहा अपनी बात फैला दी। तब भी सामाजिक न्याय के खेमे के दल और कांग्रेस ने जनता के बीच इस पर कोई पक्ष नहीं रखा। रवीश आगे लिखते हैं कि दूसरा, कश्मीर पर भी जो भी लिखा गया ज्यादातर अंग्रेजी में लिखा गया। अंग्रेजी के संपादकीय पन्नों पर कश्मीर जाने वाले पत्रकार ही लिखा करते थे। मैं कौन होता हूं उनके सारे लेखों को खारिज कर दूं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन लेखों का मकसद उन सवालों का बार बार जवाब देना नहीं था जिन्हें लेकर हिंदी प्रदेश के नेता, कार्यकर्ता और पाठकों का समाज आक्रोशित रहा। अगर उसे गलत बातों में उलझाया गया तो उसके पास सही बातों का भी विकल्प मौजूद नहीं था। अशोक कुमार पांडे के अलावा उर्मिलेश की ही किताब हिंदी में है। हिंदी के अखबारों में कश्मीर, कश्मीरी पंडित और धारा 370 को लेकर उसी तरह प्रोपेगेंडा फैलाया गया जो बीजेपी और संघ का था। 90 के दशक में बहुत से कश्मीरी पंडित घाटी में रह गए, सिख भी रहते आए। हम उनके अनुभव नहीं जानते। कभी उन्हें इस बहस में नहीं लाया जाता कि उनके घर परिवारों के साथ क्या होता रहा, वो क्यों रहे, जबकि 90 के बाद भी घाटी में आतंक का दौर जारी रहा।
पिछले साल अक्टूबर में श्रीनगर में माखनलाल बिद्रू की हत्या कर दी गई। माखनलाल बिद्रू की दवा की दुकान थी और आतंकी हमले के दिनों में भी उनकी दुकान खुली रही। उनकी हत्या क्यों हुई, हत्या के बाद कश्मीर के समाज ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, आपको यह भी जानना चाहिए। हाल ही में शिकारा फिल्म आई थी जो कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन पर बनी थी। इस फिल्म के लेखक राहुल पंडिता और निर्देशक विनोद चोपड़ा दोनों ही कश्मीरी पंडित हैं। दोनों के ही घर जल गए और छूट गए, कई रिश्तेदार मारे गए। शिकारा फिल्म को लेकर बीजेपी क्यों चुप रही, बल्कि इस फिल्म को लेकर दोनों को ट्रोल किया गया। इस सवाल का जवाब आप खोजने की कोशिश करें तो क्यों राहुल पंडिता और विनोद चोपड़ा को ट्रोल किया गया, क्यों शिकारा फिल्म का प्रचार बीजेपी और संघ के लोगों ने नहीं किया, इसका जवाब तब मिलेगा जब आप शिकारा देखेंगे। देखा जाना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है। आखिर में रवीश लिखते हैं कि कश्मीर धारा 370 और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर जिस तरह से धारणाएं फैलाई गई उसे 100 इतिहासकार भी ठीक नहीं कर सकते हैं। अशोक कुमार पांडे ने इसकी एक कोशिश की है। मेरा मानना है कि ये विषय बहुत जटिल है, इस पर उन्हीं को आगे आकर बात करनी चाहिए जो कश्मीर को लेकर पढ़ते रहते हैं। लोग इस फिल्म पर तरह तरह से सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब कश्मीर पर फिल्म बन सकती है तो गुजरात फाइल्स पर क्यों नहीं, दलितों पर क्यों नहीं। ये बात सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो काफी दर्दनाक था, लेकिन ये सभी जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के नाम से सालों से सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। अगर सच में कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचा गया होता तो अब तक कश्मीरी पंडितों की घर वापसी क्यों नहीं हुई, क्यों अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका। द कश्मीर फाइल्स को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।